ये जीत है विश्वास की, मोदी नीतीश से आस की, जो बुझी है उस विशेष प्यास की, ये जीत है बिहारियों के अरदास की। कार्यकर्ता भी समझ रहा है इस बात को कि ये लड़ाई बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू की नहीं रही। अब ये लड़ाई सीधा सीधा ज्ञानेश कुमार गुप्ता और भारत की जनता की लड़ाई। आपका न जंगल राज चल पाया है, न तब कट्टा राज चल पाया है, न गुंडा राज चल पाया है, न भ्रष्टाचार चल पाया है, न दंगा राज चल पाया है, न तुष्टीकरण चल पाया है, न जातिवाद चल पाया, न परिवारवाद चल पाया। The women voters were certainly given some incentives just before the code of conduct. हमारा काम है, क्योंकि लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है, इसलिए हम वोट की चिंता नहीं करते। प्रचंड बहुमत की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी बगैर चोरी किए, बगैर धन कुबेर के, बगैर झूठ बोले सरकार कभी नहीं बना सकती। सब लोग एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि हम लोग क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार जो है बनाओ। समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य आज के रिजल्ट के बाद पूरी तरह से अंधकारमय हो गया। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा था और आज जीत के बाद इस तरह की बात सामने आ रही है। और हमारे जो महत्वपूर्ण सवाल हैं आज के कार्यक्रम के, क्या प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की छवि ने बिहार चुनाव में डबल सेंचुरी लगा दी है? क्या नीतीश सरकार की सामाजिक योजनाओं पर बिहार की जनता जनार्दन ने मोहर लगा दी है? और क्या जंगल राज का मुद्दा तेजस्वी यादव के पराजय का सबसे बड़ा कारण बन गया? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। सैयद अकरम साहब आरजेडी से हमारे साथ जुड़ेंगे, श्वेता प्रिया जी जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ जुड़ेंगे, मनोज मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे एडिटर इन चीफ मनोज गहरोला जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। मेरे सहयोगी अनुराग और हिमानी, मेरे दोनों सहयोगी इस कार्यक्रम के दौरान मेरे साथ मौजूद रहेंगे। सैयद अकरम साहब, बहुत धन्यवाद पहले तो आने के लिए। हमारे यहां एक कहावत है ना, डूबते को तिनके का सहारा। आपके लिए क्या सहारा है? दो ऐसी बातें जो आपको थोड़ा सा लगती हैं कि आपके पक्ष में गई हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले आपका धन्यवाद और सभी बिहार के मतदाताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं। और अभी परिणाम आए हैं, अभी उसको जनमत का सम्मान है। और जो आपने बताया, साथ में जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग बैठे हुए हैं, आई थिंक श्वेता प्रिया है वहाँ पे, तो मैं उनको पहले विशेष बधाई देना चाहता हूँ। हम लोग कई सारे सवालों के साथ लगातार बने रहे, जूझते रहे, और आने वाले समय में जो चीज़ें हम लोग, हमारे मुद्दे जो हैं, जिस तरह से बिहार में कुछ चीज़ें रही हैं लगातार, उसको लेकर हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और आवाम के साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा। लेकिन ये क्या हो गया अकरम साहब, ये क्या हो गया? ऐसा कैसे हो गया? ये आपके क्यों हो गया? ऑफ द पार्ट इसको हम लोग समीक्षा करेंगे, इसका आकलन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, कहाँ क्या चूक हुई है, किससे हुई है, कैसा हुआ है, आपके सामने फिर बात लाई जाएगी। अच्छा ठीक है श्वेता जी, आप खाली हाथ आई हैं भाई, कोई मिठाई का डब्बा नहीं, कोई मिठाई नहीं, बस आप मुस्कुराहट से ही हमें ऐसे देख रही हैं। कुछ मिठाई उठाई लानी चाहिए थी आपने आज। आप ये समझ सकते हैं आज एंगेजमेंट ज़्यादा है, और क्योंकि हम आपके चैनल पे बहुत बार आ चुके हैं, तो डेफिनेटली हम आएंगे मिठाई के डब्बे के साथ। और सबसे पहले तो हम एकदम खड़े होकर बिहार की जनता को प्रणाम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो यकीन दिखाया है विकास की तरफ, सुशासन की तरफ, आप लोग यकीन मानिए ये जीत हमारी नहीं है, ये जीत आपकी है, ये बिहार के एक एक जनता की जीत है। तो और सच बात है कि हम बहुत खुश हैं, इसलिए नहीं कि हम जेडीयू के प्रवक्ता हैं, सिर्फ इसलिए भी कि हम बिहार के रहने वाले हैं। और मुझे पता है इतना अच्छा चुनाव उन्होंने किया है,
एनडीए गवर्नमेंट को चुन के, और किस तरीके से उन्होंने जुमलेबाजी और इन सब चीज़ों को, मुझे अब ये बिल्कुल यकीन हो चुका है कि बिहार की जनता को अब कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अच्छा श्वेता जी, आप जिस तरह से बोल रही हैं ना, वो ऐसा लग रहा है मनोज सर जैसे हूबहू जैसे नीतीश कुमार ने वोटिंग से ठीक पहले कहा था ना कि बस ये एक बार आखिरी बार, तो वो जिस तरह से हूबहू वैसे ही आप थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि उस वक्त वोटिंग होनी थी और अब रिजल्ट आ गया है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। नहीं, मुझे यकीन तो सुबह भी था, लेकिन उन चीज़ों को हम कंट्रोल कर रहे थे। देखिए, इसलिए यकीन होता है ना, जैसे हमें अपने फादर के ऊपर गर्व होता है ना कि ये तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, हम तो कुछ करके दिखाएंगे, वैसे ही मुझे बिल्कुल यकीन था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी इस एनडीए गवर्नमेंट में, मतलब एनडीए अलायंस के साथ इतना अच्छा उन्होंने काम किया है, क्योंकि हम वहाँ के रहने वाले हैं तो हम समझ सकते हैं क्या नहीं था और क्या है। इन चीज़ों को देखते हुए मुझे बहुत यकीन था कि ऐसा ही होने वाला है। अजय उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हालांकि आपकी पार्टी के पक्ष के जो आंकड़े हैं अब वो तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कमी कहाँ रह गई? कुछ मुद्दे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि चुनाव से लगभग 1 महीने पहले जो कोऑर्डिनेशन था, जितना बेहतर दिखना चाहिए था, वो नहीं दिख पाया? उम्मीदवारों को जिस तरीके की टिकट दिए जा रहे थे उसको लेकर पार्टी के अंदर नाराजगी थी, सवाल था। जो पार्टी के बिहार के कुछ बड़े चेहरे थे जो कुछ इलाकों में खास प्रभाव रखते थे, उनको जाने अनजाने उतनी तवज्जो नहीं दी गई। अगर दी जाती तो शायद प्रभाव कुछ और दिखता। अनुराग जी नमस्कार। पहले तो बिहार की जनमानस को, उन सभी लोगों को जो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लिया और ईमानदारी से लोकतंत्र के लिए प्रचार प्रसार, आप जैसे मीडिया कर्मी भी और आम जनमानस भी, सबको दिल से, हृदय की गहराइयों से हम धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जीवित रहना जरूरी है। दूसरी बात, महागठबंधन के जितने भी हमारे कार्यकर्ता और नेता थे, लगातार आपने देखा सड़कों पर लगातार कोई न कोई कार्यक्रम के माध्यम से राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने का काम किया और जनता के मुद्दों को सकारात्मक ढंग से हम लोगों ने उठाने का काम किया। जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट पर मैं टीका टिप्पणी, हमारे अभी शीर्ष नेता शीघ्र उस पर बात भी करेंगे, टीका टिप्पणी नहीं, लेकिन इस रिजल्ट के लिए मैं विशेष तौर पे भाजपा और जेडीयू के साथियों को जो यहाँ बैठे हैं और उनके जो समर्थक लोग हैं उनको भी मैं बधाई दे रहा हूँ। साथ में मैं चुनाव आयोग को भी विशेष बधाई देता हूँ, ज्ञानेश गुप्ता जी को, जिन्होंने इतनी मेहनत की और इतना परिश्रम करके और इस स्टेज पर डबल सेंचुरी मारने का काम किया। तीसरी बात, जिस तरह से पटकथा लिखी गई थी जून में, वो जून SIR का जो कहानी शुरू हुआ था उसकी एक तरह से रस्म अदायगी थी। PM, CM, HM जिस तरह वहाँ नाटकीय अंदाज में काम कर रहे थे, सबको पता था रिजल्ट तो यही होना है। यदि रिजल्ट सच्चाई देखना है तो आपके बहुत सारे रिपोर्टर अनुराग जी फील्ड में थे, जनता के बीच जाकर मुद्दों पर बहस करते थे और रिपोर्ट लेकर आते थे। अजय जी, मैं खुद बिहार रहा हूं, मैंने खुद वहां से चुनाव को कवर किया है, कई विधानसभा क्षेत्रों में गया हूं। मैं जो आपसे कांग्रेस पार्टी को लेकर सवाल पूछ रहा था वो दरअसल मैं अपने उसी अनुभव को साझा कर रहा था। मैं अपने ही फीडबैक को साझा कर रहा था। मैं नाम भी ले सकता हूं उन कांग्रेस के नेताओं का जो अपने इलाकों में बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नाराज थे। वो कह रहे थे कि तेजस्वी यादव के चलते, आरजेडी के चलते हमें तवज्जो नहीं मिल रही है, हमें स्पेस नहीं मिल रहा है, हमें मंच नहीं मिल रहा है। अनुराग जी, आप बहुत ही शुद्धि पत्रकार हैं और मैं मानता हूं कि आपकी निष्पक्षता भी शुरू से रही है। हम आपको राज्यसभा लोकसभा चैनलों के माध्यम से जानते हैं उस समय से। अलग बात है कि अब राज्यसभा और लोकसभा चैनल वो नहीं रह गया। जिस समय आप होते थे उस समय कितनी निष्पक्षता के साथ राज्यसभा चैनल और लोकसभा चैनल में काम किया जाता था। आज बाकी चैनलों के भी हाल पर मैं प्रश्न नहीं करूंगा, आज वो मौका नहीं है। आप फील्ड में थे, क्या आपको कभी दिल पर हाथ रखिए और ये बताइए क्या ये इस तरह के रिजल्ट की अपेक्षाएं थी? ठीक है, हम में हो सकता है 20 कमियां थी। क्या भाजपा और जेडीयू और उनके जो सहयोगी थे वो कोई भजन कीर्तन तो कर नहीं रहे थे जब शेरो शायरी के अंदाज में एक दूसरे पर आक्षेप लगा रहे थे? जिस तरह टिकट बंटवारे में वहां भी आरोप लगते थे कि अजय उपाध्याय जी, शेरो शायरी आपके यहाँ चल रही थी, मुझे याद है। नाराजगी जो झा साहब है उन्होंने लिखा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जुड़ने से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। उसका जवाब इमरान प्रतापगढ़ी जी ने दिया था। ये तो आपके गठबंधन में चल रहा था सर, ये शेरो शायरी का पूरा खेल आपके गठबंधन में चल रहा था। ठीक है, ठीक है। और दूसरा, एकदम ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि बिहार में आप AIMIM के समकक्ष आ जाएंगे, करके जोड़ लिया था। आप AIMIM के समकक्ष में खड़ा कर दिया जनता ने वहां की बिहार की आपको। ये तो सच कह रहे हैं।
आप एकदम, आपकी बात से मैं पूर्ण सहमत हूं। मैं तो ये कोई नहीं सोचा था कि हम AIM के समकक्ष आ जाएंगे। अभी तो वो 5 है, वो तो -5 भी हो जाए तो भी हम मानकर चल रहे हैं कि ये चुनाव आयोग को मैं धन्यवाद दूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया में महाराष्ट्र और हरियाणा में तो पर्दा था, अब खुल्लम खेल फरुखाबादी ठीक है अजय हुआ जी, है। ठीक है, अब कुछ कहने की जरूरत मनोज जी, नहीं एक है। बात तो और आप लोगों को भी इस रिजल्ट को जिस डायरेक्शन में दिखाने का आपको आदेश हो ऊपर से उसी तरह दिखाइए। अब अजय उपाध्याय जी, आप तो ये है कि अंगूर खरीदते हैं वाली कहावत है साहब। एक मिनट अनुराग, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव प्रक्रिया पहले से तय है, क्यों आपने पार्टिसिपेट किया? इस तैयार नहीं है, आपने पार्टिसिपेट ही नहीं करना था। अगर आपको शक था, अगर आपको लग रहा था नहीं करते आप पार्टिसिपेट, आपने पार्टिसिपेशन किया, मैनिफेस्टो लेके आए कि हम इस चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार करके अगले नहीं आप क्या चाहते थे कि ये तो गलत बात है अजय उपाध्याय साहब। आपको अगले 10 दिन सर एक बार अजय उपाध्याय साहब, आप ऐसी बात कह रहे हैं, चुनाव से चंद दिन पहले आप एक वोटर अधिकार यात्रा निकालते, पूरे 5 साल आप नहीं दिखाई देते और आप सोचते जनता आपको वोट दे देगी। चुनाव को ही नहीं समझता है। अरे अजय उपाध्याय जी, आप ये बताइए, आत्मचिंतन मनन मंथन कुछ करते हैं? सुनिए ना, ये राहुल गांधी के नेतृत्व में 95वीं हार है, आपको पता है। और हर आप इसका चिंतन मनन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, या सिर्फ ईवीएम को दोष देना है, चुनाव आयोग को दोष देना है? ज्ञानेश कुमार को सर बताइए ना, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग भी आत्मचिंतन मंथन एक बार फिर से आप सर बताइए ना, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। रहेगा भी या नहीं? ठीक है, मैं तो कह रहा हूं, ठीक है अजय जी, ठीक है, अभी मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं। हम लोग तो आत्मचिंतन करते रहेंगे। मान लीजिए हम लोग किसी लायक नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है साहब, आप देश की बहुत बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है। ये बात अलग है कि बिहार की जनता ने आपको AIMM के समकक्ष खड़ा कर दिया है, सबको पता है, स्पष्ट हो गया। ठीक है मनोज जी, एक और ठीक है अजय जी, अजय जी मैं आपको फिर से मौका दूंगा, आप अपनी बात रखिएगा। मनोज जी, 2 चीजें तो निकल के आ रही हैं। मैंने उनसे कहा ना RJD से कि आपको तिनके का सहारा कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा। अगर 19वें राउंड में जैसे तेजस्वी आगे दिखाई दे रहे, वो राघोपुर से जीत जाए और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिल जाए, अब राहत की बात केवल RJD के लिए 2 ही हैं बस। हाँ देखिए, तेजस्वी का जीतना तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। जो इनका नेता था, जिसके फेस पे पूरा इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, तो वो अगर असेंबली में रहें तो हमेशा से ही ठीक है। लेकिन ये तो देखिए, तो ये जो रिज़ल्ट थे, ये रिज़ल्ट जब क्या हुआ कि जिस समय इलेक्शन थे, हमारे रिपोर्टर्स भी फील्ड में रहते थे, 2-3 बातें तो बिल्कुल क्लियर थी जो हमें फीडबैक मिलता था कि नीतीश कुमार के अगेंस्ट कोई गुस्सा नहीं है, लोग उनके काम से खुश हैं। और बाकी जो महिलाओं का फैक्टर है, जो उन्हें फ्रीबीज दिया या जो उनको वेलफेयर स्कीम दी है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने डेवलप करी, वो सारी चीज़ें ठीक थी। तो ये हर एक, और जो बाद में जो सर्वे भी आए, सारे सर्वे भी यही कहते थे कि NDA इलेक्शन जीतेगा। लेकिन ये इतनी वेव होगी, इतना नीतीश के फेवर में ये चीज़ें जाएंगी, ये मेरे को लगता है कि बीजेपी ने भी नहीं सोचा था, और नीतीश कुमार की पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने भी ये बात सोची नहीं होगी। लेकिन अगर हम देखें तो ये कई बारी होता है, जिस समय क्या होता है कि जिस समय वेव होती है तो लोग जनरली जो सर्वे करते हैं या बाकी जो लोग होते हैं वो उसको उतना ज़्यादा पहचान नहीं पाते। आप देखेंगे कि हमारे कुछ इलेक्शन है, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल केजरीवाल वाला था, अरे अभी आप देखें ना महाराष्ट्र वाला था। हाँ। तो ये जब जाती है वेव तो बिल्कुल एक साइड का इलेक्शन हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि ये भी वैसे ही था, वो है मनोज मिश्रा साहब। और क्या आपको लगता है, वाकई जो सवाल मैं जो उपाध्याय जी से समझ रहा था, क्या वाकई RJD, कांग्रेस और मुकेश सहनी में जो कोऑर्डिनेशन दिखना चाहिए था, क्या वो आखिरी तक दिख पाया कोऑर्डिनेशन? उपाध्याय जी को आरोप लगाने के बजाय अपनी समीक्षा करनी चाहिए। मुझे इस आपने जो चीज़ें कही है मनोज जी ने, उसमें 1-2 एडिशन करना चाह रहा हूँ। पहला चीज़ तो तेजस्वी अपने पिता की छवि से निकलना चाहते थे। उनको ये लग रहा था कि ये जंगल राज और 90 की सरकार से वो निकलने में, जैसे हम लोगों के यहाँ एक कहावत है कि चौबे जी गए छब्बे बनने, दूबे बन के आगे, वो स्थिति हो गई कि न तो ये अपने लोग खड़ा कर पाए और न लालू जी के लोगों के साथ दे पाए। एक तो ये झटका। दूसरा जो आप कह रहे हैं उसी को मैं दोहरा रहा हूँ कि जो चुनाव प्रचार में टीम वर्क दिखा NDA में, पता नहीं क्यों उपाध्याय जी को ऐसा लग नहीं रहा है। हम लोग ये ठीक है, हमने भी नहीं कहा होगा, न लिखा होगा कि 204 सीटें आएंगी, ठीक बात है, किसी ने नहीं लिखा। लेकिन
एनडीए का चुनाव कैंपेन एग्रेसिव, संगठित, सारे दल एक साथ, सारे मंच पे थोड़ा सा जो आपने कहा इंट्रोडक्टरी भाषण में कि चिराग पासवान के शुरुआती में टिकट में थोड़ी सी नाराजगी थी, लेकिन बावजूद उसके न तो इनके चुनाव प्रचार में, न इनके मुद्दों में, न इनके मुकेश सहनी के भाई चुनाव लड़ेंगे या आरजेडी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, ये आखिर तक तय नहीं हो रहा। 12 सीटों में मुकेश सहनी के भाई ने कहा ठीक है भाई मैं हट जाता हूं, फिर वो चुनाव लड़ रहा है, फिर कह रहे हैं कि नहीं अब तुम चुनाव लड़ लो। 12 सीटों में फ्रेंडली फाइट है। मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी जहां से वो एलजेपी का जीता है, मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी का एमएलए आरजेडी का था। उपाध्याय जी सुन लें इस बात को, वो इंजीनियर शशि भूषण सिंह, उनका टिकट काट के वो सीट दी गई वीआईपी को। शशि भूषण सिंह ने, मैं खुल के नहीं कहूँगा चूँकि मेरे पास कोई उसका प्रमाण नहीं है, ज़्यादा पैसे का डिमांड हुआ और वो पैसे उन्होंने दे दिया। शशि भूषण सिंह वीआईपी के कैंडिडेट हो गए और इस अफरा धपरी में उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया। वहाँ कोई कैंडिडेट ही नहीं था महागठबंधन का। ठीक बात, तो चुनाव एक बिल्कुल सैयद अकरम साहब, वो बबलू गुप्ता जीत के। सैयद अकरम साहब एक और बात, थोड़ा सा एक और बात बताइए ना कि वाकई जंगल राज की छवि से आप लोग बाहर नहीं निकल पाए, आप अपनी पार्टी को नहीं निकाल पाए और ये सबसे बड़ा डेंट आपको लगा गया कि जो बीजेपी ने नैरेटिव सेट किया कि साहब आप लोग आएंगे तो जंगल राज रिटर्न हो जाएगा, इस नैरेटिव ने आपको, आपके किले को ध्वस्त कर दिया। देखिए अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत अतिशयोक्ति दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय दीजिए, बहुत जल्दबाजी होगी। अभी तो पूरे जो वोट शेयरिंग है वो भी सामने अभी नहीं आया है, तो हम इतना नहीं, आपका जो अभी वोट शेयरिंग है मेरे पास है, आपको 22.70 वोट प्रतिशत मिला अभी तक। 22.70 नंबर 1 है वोट शेयर में। वोट शेयर में आप नंबर 1 है सर, बधाई आपको इसके लिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप मैं जान रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट और आपकी मजबूरी दोनों है कि आप इसी तरह सवाल करेंगे। मैं बहुत सहजता से जवाब देने वाला हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय। आज आप सहज नहीं, आप असहज दिखाई दे रहे हैं, सहज होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सहज हूँ, लेकिन अरे कल तक तो आप जो जोर जोर से बातें रखते थे, आज बहुत असहज है साहब अकरम साहब आप। नहीं, बिल्कुल असहज नहीं हूँ, बिल्कुल असहज नहीं हूँ। मैं तो वो हूँ कि अपने खुशी के साथ औरों का गम निभा दो, इतना हंसो कि आंख से आंसू निकल। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो? अब तो ऐसा लग रहा है आपको देख के मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार की जनता का जो जनमत है उसका सम्मान है और मुझे लगता है कि एक अच्छी विपक्ष की भूमिका जरूर निभाई जाएगी और हम सालों दर साल संघर्ष करेंगे और आम जनमानस के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरेंगे। संघर्ष तो करते हुए नजर आए अकरम साहब तेजस्वी यादव, क्योंकि उनको बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। मतलब ऐसा लग रहा था कि पिछली बार का जो मार्जिन है वो एनडीए से शायद खींच लाएगी इस बार आईएनडीआईए, लेकिन लगा नहीं। आपने तो और भी नीचे मतलब उस पर आ गए, इतनी मशक्कत करनी पड़ी तेजस्वी यादव को। क्या लग रहा है कि वो अहंकारी जो प्रवृत्ति थी, थोड़ा सा जो आप सबको साथ लेकर उस तरह से नहीं चल रहे थे, आपने शायद अपने सहयोगों को भी थोड़ा सा डिमीन करने की कोशिश की, जिस तरह से राहुल गांधी भी, अब कांग्रेस भी कहती हुई नजर आई। आपको लग रहा है कि उसका भी कहीं ना कहीं असर रहा? देखिए, मैं बहुत साफ तौर पे कह रहा हूँ। मैं जब स्कूल में था तो मेरे शिक्षक ने एक बात कही कि पराजय अनाथ होता है, विजय के 100 बाप होते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जिनका विजयी हुआ है, जो विजय पताका उनका जला है, तो अगर वो नहीं होता, इसका जस्ट उलट होता, तो आपका सवाल वही आता कि भाई ऑल इज नॉट वेल वहां था, वहां पे मुख्यमंत्री का डिक्लेरेशन नहीं हो रहा था, अमित शाह जी ने कहा था करके कि विधायक दल की बैठक में तय होगा, तो ये तमाम सवाल वहां पर आ जाते। अभी सर तेजस्वी यादव का बताइए ना सर, आपकी पारंपरिक सीट, सबसे सेफ सीट मानी जाती थी ना, वो वहां पर आपको इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ गई? मैं बहुत साफ तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, मैंडेट अभी आपको मिला है, हम आपका सम्मान करते हैं, आपको बधाई देते हैं। और जहां तक मेरी जो सवाल है वो मेरे आकलन तक कभी छोड़ दीजिए, हम उसका विश्लेषण करेंगे। एक बात अनुराग, ठीक है अकरम साहब, एक और बात जो यहाँ पर आती है अनुराग, तेजस्वी यादव को पता है पहली लड़ाई क्या लड़नी पड़ी कि मुझे चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर करो। ये बहुत लंबी लड़ाई चली है। ठीक बात है, और एक लड़ाई नहीं है ऐसी।
ऐसी बहुत सारी लड़ाई हैं। वो लड़ाई मुकेश सहनी को भी लड़नी पड़ी कि मेरे नाम पर डिप्टी सीएम नाम का ऐलान कर दो। फिर लड़ाई इस बात पर हुई कि पीछे लालू यादव दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। पोस्टर में जो मैनिफेस्टो है उसमें सिर्फ तेजस्वी यादव ही दिखेंगे या कोई और भी दिखेगा। अशोक गहलोत बिहार की राजनीति को किस तरीके से मैनेज कर रहे थे और क्या वाकई वो सफलता के साथ मैनेज कर पा रहे थे। मैं अभी अजय उपाध्याय जी के साथ जो जिस शख्स का चर्चा कर रहा था उसमें पप्पू यादव एक नाम है। सीमांचल में पप्पू यादव लगातार अपना प्रभाव छोड़ते रहे, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करना होगा कि क्या पप्पू यादव को खुलकर खेलने की अनुमति कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई। यादव की वहां की कांग्रेस की लोकल लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं करती है। 4 जिले 24 विधानसभा सीटें जहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए संभावना थी क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल इलाका है। पप्पू यादव वहां से निर्दलीय सांसद के तौर पर जीत। लेकिन अनुराग तुम्हें ये मालूम है कि ये तुम्हें बहुत सारे, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आरजेडी और खासकर तेजस्वी पप्पू यादव को फूटे आंख नहीं सुहाते साहब। वो कभी भी नहीं चाहेंगे पप्पू यादव आगे बढ़े। कांग्रेस की लोकल लीडरशिप पप्पू यादव के खिलाफ रहती है। और फिर रमेश एक स्टेज जो हमें ऐसी महसूस हुई वो ये कि कांग्रेस पार्टी के जो लोकल नेता थे उन्होंने ये मान लिया था कि जीत तो नहीं रहे हैं, हार का ठीकरा तेजस्वी यादव पर फोड़ देते हैं। जैसे ही तेजस्वी यादव के सीएम पद का ऐलान हुआ, कांग्रेस के अधिकांश नेताओं से जिनसे भी मेरी बात हुई बिहार में, वो सब ये मान रहे थे कि ठीक है अब सारी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव की है। तो वो ये सोचे बैठे थे कि हम अपनी लड़ाई को यहीं पर हार चुके हैं, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी जिम्मेदारी जो है वो तेजस्वी यादव के ऊपर है। और कोऑर्डिनेशन को लेकर लगातार इस तरीके की खबरें आ रही बिल्कुल कि सामंजस्य की बहुत ज्यादा कमी है। समझ लीजिए एक और बात है कि अगर आप वो कमी जेडीयू और बीजेपी में भी वादों में की बात देखिए, कई जगह ऐसा था जहां पर जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी संघर्ष वो समेट लेते हैं। मनोज जी एक और बात है कि जो वादे और जिस तर्ज पे वादे तेजस्वी प्रण का पूरा चैप्टर सामने आया, उसने भारत के हर अर्थशास्त्री को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि साहब ये 10-15 लाख करोड़ रुपए आएंगे कहां से। बजट तो 3 लाख करोड़ का है और वो जो 3 लाख करोड़ का बजट है उसमें से भी 25% या 30% ही है जो स्टेट का कलेक्शन है। बाकी सारा का सारा बजट सेंटर से आता है। तो ये तो बड़ी मतलब कि सर माफ कीजिए, बस ये कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये पटना में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है और वहां पर देखिए संबोधन शुरू हो चुका है। बिहार के यशस्वी प्रभारी श्री विनोद तावरे जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सरदार चौधरी जी, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो जो तैयारी है वो यहाँ पर शुरू हो गई। जी मनोज सर कंटिन्यू कीजिए। नहीं देखिए ऐसा है कि अब वहाँ बिहार में ये प्रॉमिस कुछ भी करते, एक तरफ उनके सामने नेता है, एक सरकार है जो कि 20 साल से वो सरकार है और उससे पहले जो सरकार थी उसकी इमेज काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, जो जंगल राज था। तो तेजस्वी बेसिकली उसी जंगल राज को रिप्रेजेंट कर रहे थे मतलब कि एक बड़ा वर्ग ऐसा था जिनको वो जंगल राज की याद थी, उनके फादर की जिनको याद थी और उनके दिमाग में वही बात आती थी, वही शासन था, वो उनको याद आता था। पर सर हम पहले लालू जी की फोटो बहुत छोटी कर दी थी, वो स्ट्रेटजी भी काम नहीं आई। कह रही थी 58% युवा हैं। हर सीट पर औसतन 70,000 वोटर ऐसे थे जो युवा थे, जिनको पता नहीं था कि जंगल राज का दौर कैसा था। ये माना जा रहा था कि वो शायद अब बदलाव के लिए तेजस्वी यादव के साथ होंगे। वो जो सो कॉल्ड जेनजी है उसने भी बीजेपी को चुना, उसने भी जेडीयू को चुना। हाँ देखिए ऐसा है कि हमारे हिंदुस्तान की जो एवरेज एज है वो है 29 ईयर्स। बिल्कुल। और बिहार की है 25 ईयर्स। तो बिहार क्योंकि गरीब देश है और गरीब देश में गरीब राज्य है और गरीब राज्य में बर्थ रेट हमेशा ही ज़्यादा होता है। वहाँ का जो बर्थ रेट है इंडिया से ज़्यादा है, इसलिए वहाँ की यंग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल। और लेकिन वो जो यंग पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन तो एक जॉइंट फैमिली में ही रहती है और वो सोसाइटी में वो है, तो उनको भी पता है कि वो जो जंगल रास्ता कैसा था। पहली चीज़ तो ये है, वो कोई सोसाइटी से अलग तो है नहीं। ठीक है। दूसरी चीज़ है उनको भी मालूम है कि अगर आज कोई नौकरी का या पैसे देने का फ्रीबी का कोई भी प्रॉमिस करे तो एक तो सामने वो है टेस्टेड इंसान है जो कि मुख्यमंत्री और 20 साल से जितने दिया है और प्लस सेंटर की गवर्नमेंट उनके साथ है। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसके फादर की इमेज खराब थी, जिनका शासन खराब था, जितने बाहुबली टाइप के जितने भी लोग हैं। तमाम कोशिशें की उन्होंने। देखिए ना लालू जी की फोटो भी कितनी छोटी सी कर दी थी। ये तो देखिए वो स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश की लेकिन वो भी शायद उल्टा ही पड़ गया। वो जो टैग है उससे हटा नहीं पाए। बिल्कुल। देखिए नहीं देखिए ऐसा है ना कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो लीगेसी उन्हें मिली है, अगर ये लीगेसी नहीं मिलती तो वो नहीं होते, नेता नहीं होते।
लेकिन लीगेसी के साथ साथ जो नेगेटिव चीजें थी वो भी सारी उनके पास आई है। लेकिन 20 साल बड़ा बहुत होता है, 20 साल का समय इतना बड़ा होता है कि साहब आप उस लेगेसी से बाहर आप निकल ही नहीं पाए उस लेगेसी से बाहर। श्वेता, लाइटर नोट पर मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड कर रही है रील जिसमें लालू प्रसाद यादव की फोटो लगी हुई है और नीचे लिखा हुआ है पॉलिटिक्स ऐसी करो कि एंटी इनकम्बेंसी पोता तक झेले। मैंने बोला ये बोलना चाहते हैं हम आपको, आपने अभी बोला ना कि अभी तो 20-25 साल के जो न्यू जनरेशन के लोग हैं, अब रामायण काल में हम लोगों ने जिया नहीं है उसको, लेकिन सुना तो है, यकीन तो करते हैं उस पे। बात यहाँ पे यही चीज़ है, वो अपने बड़ों से सुन रहे हैं, घर में जो पापा मम्मी दादा दादी हैं उनसे सुन रहे हैं और उनको इसका इम्पैक्ट वहाँ पे पता चल रहा होगा। जब कोई चीज़ें नहीं बनती है, उनको पता है डेवलपमेंट अभी का हुआ है, 2010 में बना है वहाँ पे म्यूजियम, तो उनको पता है 2010 में कौन था, ये ब्रिज इस ईयर में बना है, 2005 के बाद बना है, तो उनको पता है। क्योंकि आज की जनरेशन बहुत पढ़ी लिखी है या फिर अब सोशल मीडिया का ज़माना है, उन्हें हर चीज़ पता चलता है, तो उनको पता है एक एक चीज़ें जो अभी बनी हैं वो किन के कार्यकाल में बना है। श्वेता, अनुराग, मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, प्रधानमंत्री जब भारतीय युवा मोर्चा के नेताओं से वार्तालाप कर रहे थे तो उन्होंने टारगेट दिया, वो तो सार्वजनिक मंचों से कह ही रहे थे जंगल राज की बात। उन्होंने कहा आपको जाके हर युवा को पकड़ के, ऐसे 5-5 युवाओं को पकड़ के याद दिलानी है 90 से 2005 में क्या कुछ हुआ इन 15 सालों में। तो बीजेपी इस मामले में उनका कम्युनिकेशन चैनल इतना स्ट्रांग है, उनकी स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रांग है, ग्राउंड पे उनका काम करने का तरीका इतना स्ट्रांग है, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल सही रणनीति होगी रमेश। और आप सोच रहे हैं वो हवा नहीं जीते, पिछले विधानसभा चुनाव में 85 विधानसभा सीटें ऐसी थी, अगर मैं करेक्ट हूं, जहां पर हार और जीत का मार्जिन केवल 10,000 से कम था, 85 सीटें, और एनडीए और महागठबंधन में हार और जीत का अंतर सिर्फ 24 सीटों का था। दैट मींस कि जो युवा हैं वो अहम भूमिका निभा सकते थे, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने रणनीति बनाई कि युवाओं को भी बताना जंगल राज के बारे में। अजय जी, मैं एक बार आपके पास फिर आपकी तरफ रुख करूंगा और मैं चाहता हूं कि कम से कम अगर हम आरोप प्रत्यारोप के दौर से बाहर निकल के अगर इस तथ्य को क्या नकार सकते हैं कि जमीन पे कोई, आज हमारे यहां चर्चा चल रही थी कि जैसी मेहनत पिछले 3 साल में जन स्वराज के प्रशांत किशोर ने की, ऐसी मेहनत तेजस्वी और राहुल गांधी जी करते बिहार में, तो ये नतीजे शायद आज बदले दिखाई देते। चलिए, धन्यवाद आपको। पहले मैं 2 सेकंड, मुझे 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। मनोज मिश्रा जी का बड़ा सम्मान करता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। वो रामगढ़वा सुगौली की चर्चा कर रहे थे। संजोग से मैं सुगौली और रामगढ़वा दोनों जगह रहा, और जिस व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं वो बीजेपी में था, अंतिम में बीजेपी का वो एमएलसी होता था, अंतिम में वो मोतिहारी से जाकर सुगौली में वो कैसे टिकट लिया एक भी मैं भी नहीं कहूँगा। आपको भी पता है कि टिकट कैसे मिली है, एलजेपी से। एलजेपी बी फॉर्म दे दी थी, और हमारे जो 2 कैंडिडेट हैं इन निर्दलीय तक को कैंसिल करा दिया वहाँ। तो आप समझ सकते हैं, आप खुद वहां के हैं और मैं भी संजोग से आपके पड़ोसी ही हूं। तो बीजेपी के पक्ष में बोल रहा, खरकटवा में, सुगांव में, सुगौली में, जो उपाध्याय जी, मैं बीजेपी की ओर से कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं बीच में उन्होंने भी निश्चित जवाब दे दीजिएगा मनोज जी। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। बबलू गुप्ता के बारे में एमएलसी थे बीजेपी के और एलजेपी से टिकट लिया, उनका पता नहीं। लेकिन आप ये बताएं कि आपका उम्मीदवार वहां क्यों नहीं हो पाया? जानते हैं, और कहां से वो आए थे और कैसे सुगौली पहुंचे? नहीं, लेकिन आपके उम्मीदवार क्यों नहीं हो पाया? नहीं, एकदम नहीं था। ये बात आप ठीक कर रहे हैं। उसको 2 क्यों, मैं उसी बात की चर्चा आपसे कर रहा हूं मनोज जी। पहले उनका टिकट डिक्लेयर किया, फिर उसका टिकट काटा, दर्शक को करना चाहूँ। हमारे वो कह रहे हैं हमें दे दीजिए, सुन लीजिए पहले। बोलिए अजय जी, बोलिए। अरे ठीक है ना, बोलिए अजय जी, मैं उसी का जवाब तो दे रहा हूँ आपको। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि जो टिकट कटा नहीं कटा, 2 प्रत्याशी, वो नॉमिनेशन का प्रॉब्लम था, और नॉमिनेशन में 4 और लोग रहते हैं जो उसको वेरीफाई करते हैं, सुधार करते हैं, पर उनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया परमानेंट। एक का नहीं, एक निर्दलीय भी उम्मीदवार खड़ा था, ओम प्रकाश चौधरी, उसका भी कैंसिल कर दिया गया। समझिए कि परिस्थिति क्या थी। चलिए, वो अलग बात है, प्रशासन मदद करता है जिस सरकार में जिसके साथ होते हैं, यही मैं मान के चलता हूं थोड़ी देर के लिए। पर जिस तरह पूरे बिहार का नैरेटिव था, मुद्दों पर आप कहते हैं हमने नहीं लड़ा, हमने तो मुद्दों पर लड़ा। अब ये बताइए, अनंत सिंह कोई नैरेटिव थे क्या? आप कह रहे हैं चुनाव आयोग ही मोकामा का जो घटना हुआ, उसके बाद भी यदि हम डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं वहां अपराध, लेकिन कौन से मुद्दे पर सर? एसआईआर के ना, वो तो फेल हो गया, वो तो पंचर हो गया। शासन तो नहीं माना जाएगा ना उसके बाद सर। रोजगार के मुद्दे पर मैडम 10 सेकेंड,
मैडम 10 सेकेंड, रोजगार के मुद्दे पर पटना में पटना प्रदर्शनकारियों की राजधानी हो गई है। लाठी डंडों से नौजवानों को का स्वागत होता है आए दिन। आपका भी चैनल दिखाता होगा कि कैसे वहां पे जब नौकरी मांगने जा रहे हैं तो बच्चों पर कैसे लाठियां चल रही हैं। यहाँ तक कि रिजल्ट डिक्लेयर करो इसके लिए लाठियां चलती हैं। उसके बाद भी आप कह रहे हैं वहां सुशासन और सब ठीक चल रहा है। अच्छा, इस बात पर तो श्वेता जी से जवाब लेना पड़ेगा, लेकिन इस बात पर, क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है श्वेता जी, आप ये देखिए उनकी उम्र भी निकली जा रही है और वो जो परीक्षा देते हैं उसका रिजल्ट कब आता है? यही तो है। अरे कुमार जी को ही मुख्यमंत्री उपाध्याय जी, अजय जी, आपने बिल्कुल सही बात की। सड़कों पे लाठियां पड़ी, पेपर लीक हुआ, आपकी बात बिल्कुल सही है। नौकरी नहीं मिली, हॉस्पिटल में हथियार लहराते हुए लोग दिखाई दिए, ये सारी बातें सही है। आपने सही कहा, इंडस्ट्री नहीं गई, ये बात भी सही है। अगर उसके बाद भी आप लोग हार रहे हैं, उसके बाद भी 200 पार है और आप लोग यहाँ नहीं, उसके बाद भी अगर इसके बाद भी आप लोगों की हार हो रही है तो इसको हम क्या कहें? अरे भाई, अब पर्दा नहीं है, अब ये डकैती हुई है, चोरी नहीं हुई है। अरे वाह, चोरी होती तो लेकिन मनोज मिश्रा सर, ये जो ठीक है अजय जी, ठीक है मनोज मिश्रा जी, थोड़ा मैं आंकड़े आपसे समझना चाहूंगा। जो अदर्स हैं, अन्य हैं, उनको तकरीबन 14% वोट मिला है। कांग्रेस से 5% ज्यादा वोट अन्य को मिला है, तब जबकि छोटी छोटी पार्टियों के चुनाव आयोग बता रहा है कि वो अलग हैं। उन तमाम छोटी पॉलिटिकल पार्टी से अलग जो अन्य हैं उनको 14% वोट मिला है। सीटें कितनी मिली हैं ये देखना होगा। क्या आपको लगता है कि ये जो अदर्स के 14% वोट हैं, इन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाया, खासकर महागठबंधन को, जिस तरीके की टैली उनकी सिमटी है? क्योंकि कल्याण सिंह ने अलग पार्टी बनाई थी, 4 सीटें जीते थे, बीजेपी को 40 सीटों पर नुकसान पहुंचाया था जब हमने कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश में देखा था। चिराग पासवान को पिछले चुनाव में देखा था, सीट शायद 1 जीते थे लेकिन जेडीयू को बहुत डेंट किया था। क्या इस बार वो जो अन्य हैं उसी भूमिका में नजर आ रहे हैं बिहार में? निश्चित रूप से देखिए, प्रशांत किशोर ने एजेंडा सेट किया। मैं तो उनका इसलिए धन्यवाद करता हूं कि जो विषय हम लोग सालों से कहते रहे वो इस चुनाव में विषय उभरा कि पलायन नहीं पड़ा ना। हाँ, वही कह रहा हूँ, यही मैं कहने वाला हूँ। एजेंडे में उन्होंने एजेंडा सेट किया कि पलायन रुके, शिक्षा रोजगार बढ़े, इंडस्ट्री लगे। इस नाम पर उनको थोड़े से वोट मिले। अगर 4% वोट भी उनको मिले होंगे, अब डिटेल आएगा। हाँ, ये अन्य के 14% नहीं, 4% कहां से? नोटा को 1.5% मिले, हम कह रहे हैं नोटा से कम वोट उन्हें मिले हैं। हाँ, तो अगर इस तरह से वोट, अगर नहीं, वो अभी डिटेल उसमें देखना होगा। वो अन्य में जनसुराज अन्य में है जिसमें 14% कुल वोट है। निश्चित रूप से, तो अगर उस 14% को बाइफरकेट आप करेंगे तो वो निश्चित रूप से दोनों दलों को नुकसान किया होगा, मतलब कांग्रेस और आरजेडी को। बट सर, एक दिलचस्प बात अनुराग, ये नोटा में किसने वोट डाला होगा? अभी तो आपके पास तीसरा विकल्प भी था। हाँ, अगर आपकी नाराजगी थी आरजेडी से, जेडीयू से, बीजेपी से, एलजेपी से, आपके पास जनसुराज था, लेकिन हमें जनसुराज में भी वोट नहीं डाला। ये और चौंकाने वाली बात मनोज सर कह रहे हैं कि अगर जनसुराज को 14% जो वोट मिला है उसमें बड़ी हिस्सेदारी जनसुराज की है, वो डिटेल का इंतजार करना होगा। तो ये हो सकता है कि कल को अजय उपाध्याय कहें कि प्रशांत किशोर तो बी टीम थे बीजेपी के। हाँ, वो भी बात आएगी, ये भी पूछ लीजिए, क्या पता अभी बता दें। अजय सर, अजय उपाध्याय जी, जैसे फिगर आएगा लोग बोलना शुरू कर देगा। देखिए, प्रशांत जी को बी टीम सी टीम अब कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी के जगह पे अब चुनाव आयोग आ गया है, तो उनको बी का जगह नहीं मिल पाया। वो जरूर प्रयास कर रहे थे मुद्दों पर लड़ना, तो उनको क्यों नहीं जनता ने वोट दिया? उन्हीं को दे देता। मैं तो कह रहा हूं कि जब मुद्दों पर 1.5 साल 2 साल 3 साल से काम कर रहे थे, फिर भी यदि उनको एक भी सीट नहीं है, उसके बाद भी यदि हम कह रहे हैं कि मुद्दों पर वहां चुनाव हुआ और सब फेयर और एकदम पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष चुनाव है, ये निष्पक्ष चुनाव नहीं है, ये जनता का वोट चुराने का। और अब उसको अमली जमा पहनाने के लिए आप सब लोग लगिए, जितना विश्लेषण चिंतन मंथन करना हो जरूर कीजिए। चलिए, आप अपनी जो रागनी है वो आप बजाते रहिए, लेकिन मनोज सर वापस उसी पॉइंट पर जिसकी यहाँ पर बात हो ही रही थी कि जनसुराज का वो जो इतना भोकाल था, तो मतलब क्या वो खोखला साबित हुआ? आप देखिए 2015 में वो इसी लालू को और इसी जेडीयू और आरजेडी जो महागठबंधन है उस वक्त। अच्छा, जीतन राम मांझी कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। प्राथमिकता होगी कि जब हम 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, हम इसको सुनिश्चित करेंगे। हम 85-100 मेगावाट बिजली दे रहे हैं, इसको सुनिश्चित करेंगे। दूसरी बात, रोड जो हर घर पर, हर गांव में जो पक्की सड़क जाना है, उसको और मजबूतीकरण करेंगे। और उसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो बातें आई है, तो हम सिर्फ यहाँ एमएसएमई के रूप में यहाँ बहुत सा काम प्रारंभ किया है और यहाँ पर इंडस्ट्रीज, निवेश
की बातें होगी, ताकि हमारे यहाँ से जो कुछ लोग भले स्पेशलिस्ट बन करके बाहर जाएं, अलग बात। और जब डायनेस्टी हाँ प्लीज। हाँ, मैं मनोज सर आपसे ये कह रही थी कि दुनिया भर के नेताओं को, मतलब देश भर के नेताओं को वो चुनाव जिताने का जिस तरह से दावा करते रहे, देखा भी हमने, लेकिन वो खुद किस तरह से खोखले साबित हो रहे हैं। यही 2015 में वो कहते थे कि आरजेडी और जेडीयू जो है ये एकदम बेहतर भविष्य है, आप वो ये कहते हुए नजर आए कि नर्क बना देंगे, तो मतलब वो पसंद नहीं आया उनका अंदाज बिहार की जनता करोड़ था ना देखिए ऐसा है कि कॉर्पोरेट, देखिए ऐसा है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बहुत अच्छी चीज है कि जब कंसल्टेंट हायर करते हैं ना, बीसीजी टाइप, मतलब कोई भी हो जाता है, XYZ हो, तो वो कंसल्टेंट हायर करने का पर्पस ये नहीं होता कि कंसल्टेंट आपको कुछ वो देगा, ज्ञान देगा, विजडम देगा, नहीं। आप जो चाहते हैं खुद नहीं कर सकते, वो कंसल्टेंट के थ्रू करवाते हैं। तो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक सीक्रेट है, पूरे संसार में ये जो सीक्रेट है, ये थियरी चलती है। और यही मेरे को लगता है कि इनका जो रोल एज एन एडवाइजर रहता होगा, मुझे नहीं मालूम, पर यह मालूम है कि इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इनके सारे के सारे कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाएगी एक आध को छोड़ के। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है ना कि जिस व्यक्ति के सेहरे में इतनी सारी जीत दर्ज की गई हो, वो खुद चुनाव में हार जाए, उसके इतने सारे जमानत जब्त हो जाए, हारने के बाद छोड़ा है, 2 से 3% ही वोट लेके आए, क्योंकि ये कितना भी है। और ये 2-3% वोट तो आप देखें ना कि जो कि कुछ जो पावरफुल नेता हैं कुछ क्षेत्र में, उनकी पर्सनैलिटी इतनी बड़ी होगी, उनका दबदबा इतना होगा कि अपने पर्सनैलिटी के दम पे लाए होंगे। वो तो ये भी कह रहे थे कि अगर जेडीयू को रोल नहीं होगा, वो तो ये भी कह रहे थे प्रशांत किशोर कहीं सामने नहीं आए, अगर आते तो उनके सामने सबसे पहला सवाल ये था कि बिल्कुल वो राजनीति छोड़ देंगे, 25 से ज्यादा सीट लेके आएगी, राजनीति छोड़ देंगे, से इस्तीफा दे दूंगा। बिल्कुल, अगर नीतीश कुमार कभी मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते, उन्होंने दूसरी बड़ी बात कही थी, तो मुझे लगता है कि उन्हें अपनी बात पे स्टैंड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का उनका स्टेचर है, वो अपनी बात पे स्टैंड करेंगे या नहीं, ये बड़ी दिलचस्प बात है। श्वेता प्रिया कुछ कहना चाह रही थी, माफ कीजिएगा, तब आपको रोका था। नहीं, अगर आप मैंने कहा 2% के आसपास, 2 से 3% मान लीजिए, मतलब लगभग जितना नोटा को मिला है उतना ही प्रशांत किशोर को, 1.81%, जितना 4 जिलों में अजदुद्दीन ओवैसी को मिला है, इतना ही पूरे बिहार में प्रशांत किशोर को मिला है। मुझे देखिए, वो राजनीति से इस्तीफा दे या ना दे, लेकिन एज एन एडवाइजर तो उनका इस्तीफा श्योर है। लेकिन एक हम लोग मजाक में बात कर रहे थे सर कि जो पुरानी एजेंसीज है वो रिकवरी का नोटिस ना भेज दें। इतनी जबरदस्त कंसल्टेंसी फीस मिल रही थी, वो शेयर मार्केट भी तो गिर गया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण था जनस्वराज को लेकर कि जो बज़ बनाया हुआ था और जिस तरह से वो जवाब दे रहे थे, लॉजिक बहुत शानदार थे। देश में हर जगह प्रशांत किशोर के लॉजिक की बहुत तारीफ हो रही थी, उनका लॉजिक बहुत स्ट्रांग था। सिर्फ एक बात को छोड़कर कि इंडस्ट्री की जरूरत थी है बिहार में, कहीं वो ये भी कह बैठे थे बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना इंडस्ट्री के कोई भी, जब आपका मैन्युफैक्चरिंग ग्रो नहीं करेगा, ओवरऑल ग्रोथ रेट में आपका वो अंतर नहीं दिखाई देगा पर कैपिटा में। श्वेता जी, लेकिन साहब अभी आप महिला हैं, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, बोलिए क्या हमारी महिलाओं को 2-2 लाख रुपए दिलाने की जिम्मेदारी लीजिए आप। बिल्कुल, देखिए जो पहले वादे हुए हैं, हम अभी भी, अब तो जीत गए, फिर भी हम ये बोल रहे हैं जो वादे हुए हैं उसको पूरा किया जाएगा। उस घोषणा पत्र में तो है ही, जिनको 10,000 रुपए मिले हैं वो लौटाने नहीं है, जो इससे पहले, अब तो इलेक्शन हो चुका है, जो पहले एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता था कि वो लोन दिया गया है। देखिए, सभी बहनों को बोलना है यहाँ से, वो लोन नहीं है, वो सहायता राशि है जो आप लोगों को रिटर्न नहीं करना है। रही बात 2 लाख रुपए तक की, तो जो भी आप काम कर रही हैं उसका सर्वेक्षण होगा और आप एलिजिबल होंगी तो बिल्कुल दिया जाएगा। इससे तो आपके खिलाफ पोस्टर लग जाएंगे, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम नीतीश जी के साथ हैं, एनडीए गवर्नमेंट के साथ हैं। मुझे नहीं लगता है कि मेरे स्टेटमेंट जो हम यहाँ पे दे रहे हैं, उनके बिहाफ पे दे रहे हैं, जो उनकी छवि है वो वैसा ही होगा जैसा हम यहाँ पे बोल रहे हैं। हमने तो आपको पहले भी बोला, सुबह भी बोला, बस थोड़ी देर इंतजार करिए, और पहले भी बोला। रही बात, अभी हम लोग के बारे में बात कर रहे हैं, नैरेटिव तो ये बना ही हुआ है कि अगर खर्च नहीं किया तो वापस ले लिया जाएगा। ये बहुत वापस नहीं लिया जाएगा, यही कारण है कि किसी ने कुछ नहीं, आपने ये सवाल पूछा है, अभी हम इस बात को क्लियर कर रहे हैं, वो वापस नहीं लिया जाएगा। किसी के खाते में पैसा चले जाए वो कभी वापस नहीं आता, ये पैसा क्या कहीं भी नहीं आता, कहीं भी नहीं आता बिहारी क्यों? लेकिन रमेश जी, ये और यही कारण है कि किसी ने सिलाई मशीन खरीद ली, किसी ने कुछ खरीद लिया, ये आया अब ये सैयद अकरम साहब की जिम्मेदारी है और अजय उपाध्याय साहब की जिम्मेदारी है कि महिलाओं को 2 लाख रुपए मिले। भाई आप विपक्ष में किस लिए होंगे? आप लोग बाध्य करिएगा सरकार को 2 लाख रुपए दीजिए।
आप तो जितनी जल्दी दिला देंगे बिहार की महिलाएं उतनी ज्यादा आपका धन्यवाद करेंगी। अकरम साहब, पूरी तरह से संघर्षरत रहेंगे, पलायन रोका जाएगा, रोजगार आना चाहिए और अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में नहीं होता है रोजगार आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव ठीक है, ये अलग प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हम लोग हैं। ना एक बार पहले अकरम साहब, उसके बाद अजय जी बोलिएगा। अकरम साहब आप बोल लीजिए पहले। होगी, मदद भी करेंगे। सर आपके गठबंधन के साथी है, इन्हें थोड़ा मौका दे दीजिए, आज तो सीट कम आई है तो क्या हुआ, बोलिए अकरम साहब। जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं ये वादा करता हूं पूरे बिहार के जनता से, पूरे वोटरों से और जिन्होंने हम पे भरोसा दिखाया उनसे हम उनके सवालों के साथ लगातार जमीन पर संघर्ष करेंगे, करते रहेंगे। बिहार से पलायन रोकने के लिए हमें चाहे जितनी लड़ाइयां लड़नी पड़े हम लड़ेंगे। हम सत्ता पक्ष से ये सवाल लगातार पूछते रहेंगे कि कितना आप लेबर कॉरिडोर बनाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में कब होगा, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद हमारे यहाँ कब होगा, या खाली भाजपा अपने वहां करना चाहती है जहां उसके दोस्त बैठे हैं। तो ये सवाल लगातार होगा। शिक्षा में जो होगा वो 2029 में होगा। ठीक बात। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रयास करेंगे, मांग करेंगे कि आप पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिलाएंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब दिलाएंगे। हमारा मांग श्वेता जी नोट कर लीजिए क्योंकि लिस्ट लंबी है। क्या करेंगे, हमारी ये मांग होगी कि युवाओं का पलायन कैसे रुकेगा, मजदूर का। लेकिन अजय उपाध्याय साहब, इंडिया गठबंधन की 35 की जो टैली है उसमें और एनडीए में 500% का फासला है, आप में और एनडीए में 500% का। आप इस बात को तो मानेंगे ना कि विपक्ष विधानसभा में कमजोर रहेगा अगले 5 साल? देखिए नहीं, देखिए विधानसभा अजय उपाध्याय जी, देखिए वोट का यदि टैली करेंगे तो जनता ने जैसे आरजेडी को अभी जो आपकी रिजल्ट आ रहा है, दिख रहा है, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा तो आरजेडी को वोट दिया और 40 लाख लोग हम लोगों को भी वोट दिया है अभी जो आ रहा है। बिल्कुल फाइनल टैली अभी आएगी। मुझे लगता है इतने लोगों का हम लोगों पर भरोसा है और मुझे लगता है इतने का क्या, बिहार के मुद्दों पर जो बिहार के हमारे सभी घटक दल हैं, सब लोग मिलकर के चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उस समय जो बातें होती है अपनी जगह पे है। उसके बाद स्टेट के विकास के लिए जो सहयोग होगा, सकारात्मक सहयोग होगा, हम वो भी करने को तैयार। एक और बात अनुराग, कोई मुझे दिक्कत बड़ी नहीं, हम लोग अहंकारी लोग नहीं है। और अजय जी और अकरम साहब, अगर सरकार करेगी थोड़ा मदद कर दें को आगे बढ़ाए। नीतीश कुमार जी का चेहरा बनाया था इन्होंने, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाए, हम लोग उनको अग्रिम बधाई देते हैं, आगे बढ़ाएं। ये कांग्रेस की डिमांड है कि नीतीश कुमार जी अजय जी बिहार के अच्छे के लिए, नौजवान को अजय जी और अकरम साहब, आप दोनों से मेरा एक निवेदन है, वो जो हर घर को नौकरी देने का ब्लूप्रिंट था वो थोड़ा ट्रांसफर कर दीजिए एनडीए की तरफ, क्योंकि वो ब्लूप्रिंट के बारे में देश का हर नागरिक जानना चाहता है। अगर है तो बता दीजिए, क्या पता कभी इनके मन के अंदर भी ये जाग जाए कि सबको नौकरी मिल जाए बिहार में। चलिए सबसे पहले तो इनको समझाने की जरूरत पड़ेगी कि इनको इनके अंदर ये जगे। जो 1-2 दिन में ही पब्लिक डोमेन, उन्हें मालूम था ऐसा कुछ होना नहीं है, 1-2 दिन में ही पब्लिक डोमेन में आना था, वो ब्लूप्रिंट मांग रहे हैं ना आप, जो 1-2 दिन में ही पब्लिक डोमेन में। हमारे कहावत है ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो वही थी स्थिति। ब्लूप्रिंट भी देंगे, बोला तो था वो सारे ऐसे वादे थे जिनको ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद 5 लाख जो खाली है पहले उसको भर लें, फिर आगे हम देंगे जरूर। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन अगर वो ब्लूप्रिंट आपके पास है कम से कम आज तो बता दीजिएगा, हम कब से इंतजार कर रहे हैं उस ब्लूप्रिंट का। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ये महा कवरेज बिहार चुनाव पे न्यूज़ नेशन पे लगातार जारी है।